स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर 3 फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, वहाँ हम एग्रीग्रेरियंस रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे और पहला जो हमारा टेक्निकल रिफॉर्म था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो दूसरा रिफॉर्म है वो है हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहला एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता था, जो हमारे ऑनर ऑफ द सॉइल है और जो हमारे टिलर ऑफ द सॉइल है, यानी कि जिनका खेत होता था और जो खेत पे वर्क करते थे, उनके बीच में जो आने वाले लोग होते थे उनको ख़त्म किया गया, जिन्हें ज़मींदार कहते थे। ओनरशिप राइट हैड बीन कन्फर्ड अपॉन दोज हु एक्चुअली कल्टिवेटेड। ओनरशिप उसको दी गई जो वहाँ पर काम करेगा। इससे क्या हुआ, जो ज़मींदार सिस्टम में जो हमारे किसान थे वो एक्सप्लॉयटेड हो रहे थे, उन्होंने उस हिसाब से वर्क नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सारा का सारा पैसा मेनली ओनर के पास जा रहा था, वो यहाँ पर ख़त्म हुआ। दूसरा रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट यानी कि हर कोई अपनी मर्जी से रेंट रख लेता था। प्रोडक्शन बढ़ा, रेंट बढ़ा दिया, प्रोडक्शन कम हुआ, रेंट कम कर दिया। वो चीज़ यहाँ हटा दी। टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटॉर्शन फ्रॉम द कल्टिवेटर्स रेंट हैव बीन फिक्स। अब यहाँ पर रेंट फिक्स कर दिया गया कि जितनी भी क्रॉप होगी हमारी, जितनी भी फसल होगी, जो रेंट है वो उस क्रॉप का 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक। तीसरा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग with a view to reducing fragmentation step had been initiated from the consolidation of holding। मतलब पहले क्या होते थे, जो हमारे खेत होते थे वो स्मॉल फ्रेगमेंटेड होते थे, यानी थोड़ा सा यहाँ, फिर थोड़ा सा दूसरी जगह, फिर थोड़ा सा और जगह, फिर थोड़ा सा और जगह। अब ऐसा ख़त्म कर दिया गया। कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ए स्कैटर होल्डिंग हेयर एंड देयर। एक फार्मर का एक ही जगह लैंड, चाहे वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार में हो, ना कि अलग अलग जगह हो, उसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग विद अ व्यू टू प्रमोटिंग इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सीलिंग हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइड। हर किसी के साथ इक्वालिटी हो, हर किसी के साथ जो सबका खेत है वो उनका बराबर रहे, उसके लिए हमने क्या करा, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग हुआ। इसमें क्या हुआ, सीलिंग ऑन होल्डिंग इज द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेटर लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और फर्म कैन ओन। एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितना लैंड होल्ड कर सकता है उसे हम कहते हैं सीलिंग ऑन होल्डिंग। द सरप्लस लैंड ओवर एंड अबव द सीलिंग लिमिटेड हैज़ बीन रिज्यूम बाय द गवर्नमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट अमंग स्मॉल होल्डर। जो ज़्यादा लैंड जो एक्स्ट्रा आ जाता था वो हमारे गवर्नमेंट द्वारा जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं उनको दे दिया जाता था। उसके बाद आया हमारा 5th पॉइंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग इज एनकरेज टू एनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स, टुगेदर दे कम बाय इनपुट एट अ लोअर प्राइस एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट हायर प्राइस। मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब था कि जो हमारे फार्मर्स थे उनको एनकरेज किया गया, जो उनकी बार्गेनिंग पावर्स हैं, यानी कि जब वो किसी इनपुट को खरीदें तो उन्हें वो सस्ता पड़े और जब वो बना के उसे बेचें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें। तो ये तो थी हमारी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा एग्रेरियन रिफॉर्म्स था वो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको सही करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बनाया गया। लास्ट रिफॉर्म तो हमारा तीसरा जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म्स में क्या होता था बेटा, जनरल रिफॉर्म्स इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप। पहला, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी विद अ व्यू टू रेजिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, इरिगेशन फैसिलिटी हैव बीन एक्सपेंडेड। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर का हमारे पास जो इरिगेशन फैसिलिटी थी उसको बढ़ाया गया। इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हम सिंचाई वगैरह करते हैं उसके लिए जो हमारे पास फैसिलिटी होती है वो बढ़ाई गई। 1951 में हमारे पास 17% जो लैंड था वो परमानेंट था इरिगेशन के लिए, लेकिन अब 45% कल्टीवेशन के लिए रखा गया है। प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट। प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जो फार्मर्स को पैसे वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, आपने बोर्ड का नाम सुना होगा नाबार्ड, ये आपको नाबार्ड का एपिक सेंटर दे रखा है। नाबार्ड क्या है, जो हमारे किसान लोग होते हैं उनको जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो नाबार्ड एक ऐसा सिस्टम है, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको जो लोन दिया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा कम रेट में दिया जाता है, इंटरेस्ट, यानी कि जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको जगह पैसे की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, वो यहाँ से लेते हैं। एट प्रेजेंट
94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चर कैश सोसाइटी एंड 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्री सोसाइटी बैंक्स इन द कंट्री। ये हमारे बैंक में 94,647 इतने प्राइमरी हैं और 748 एग्रीकल्चर हैं जो प्राइमरी है और सेकेंडरी हैं। अब आता है तीसरा, रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी मीन्स regulated market which have been established across all part of the country. This is with a view to offering remunerated price to the farmer and protect them against exploitation by the middleman. रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसा मार्केट बनाया गया जहां पर हमारा जो किसान है वो अपनी चीज़ों को बेच सकता है। इससे क्या होगा, जो बीच में आने वाले लोग हैं वो हट जाएं और सारा का सारा जो फ़ायदा है वो फार्मर को हो सके। These market are governed by the market committees appointed by the government. इन मार्केट को गवर्नमेंट द्वारा कमेटी बनाई जाती थी, वो गवर्न करती थी। These committee ensure timely payment to the farmer and also ensure that only specified weight and measure are used to weigh and value of the farmer produce. ये तय करते थे कि जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको टाइमली पेमेंट हो और जितना वेट हो, पहली बात वेट सही नापा जाए और उतना उन्हें पैसा मिले। लास्ट है हमारा प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट अश्योर अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस सो एज टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। भाई आप लोग देखते होंगे प्याज के दाम अभी बढ़ गए फिर कम हो गए, फिर बढ़ गए फिर कम हो गए। तो किसान लोग क्या होते हैं भाई, फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ को उगा रहा हूँ और उस पर खर्च कर रहा हूँ 100 रुपये, और अगर मुझे ये लगे कि मैं खर्च कर रहा हूँ 100 रुपये और आगे चल के ये सेल 50 रुपये की भी नहीं होगी, तो उसके लिए एक पॉलिसी चलाई जाती है जिसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो उसमें क्या कहा जाता है कि आप प्रोडक्शन करो, आपका जो प्रोडक्ट है वो इतने में तो बिकेगा ही बिकेगा, इससे कम में बिकेगा नहीं, उसे हम कहते हैं प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। तो जो हमारा ये एग्रेरियन रिफॉर्म हुआ, इस रिफॉर्म से एक रेवोल्यूशन आया जिसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ था, जो हमारी फूड ग्रेन्स की क्रॉप थी, वीट थी, राइस थी, इनमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखा गया 1967 से 1968 में, यानी कि 1960 से लेकर 1970 में इन क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखा गया, जिसकी वजह से इनको नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ पीछे दिया भी रखा हुआ है, यहाँ देखिए, ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप्स और रेवोल्यूशन का मतलब होता है स्पर्ट, स्पर्ट यानी कि इंक्रीजमेंट। तो 1967 से 1968 में जो हमारी फूड ग्रेन्स थी उनमें 25% इंक्रीजमेंट देखा गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के दो पार्ट थे, पहला था मिड 16 से 17, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था और ये सिर्फ कहाँ पाया गया था, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। और ड्यूरिंग द फेज ऑफ 1970 टू 1980 जो ग्रीन रेवोल्यूशन फैल चुकी थी काफ़ी एरिया में और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस हो रही थी। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सब्सिस्टेंशियल राइज इन एवरेज, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंट फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग, चेंज इन फार्मर आउटलुक, सेल्फ सफिशिएंसी, इसके पॉइंट, ये सारे वो पॉइंट हैं जो हमारे जो हमारे एग्रीकल्चर की वीकनेस थी कि भाई वो कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं करते थे तो अब करने लगे थे, उनका आउटलुक चेंज हो गया था, अब वो सस्टेनेबल फार्मिंग भी ज़्यादा करते थे, अब वो फूड ग्रेन के लिए डिपेंड नहीं रहने लगे, उन पर खुद आने लगा। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की कुछ लिमिटेशन भी थी। सबसे पहली लिमिटेशन थी भाई लिमिटेड क्रॉप। मैंने आपको बताया कि हमारी सिर्फ वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ा था, बाकी जो है हमारी पल्सेस है, कॉमर्शियल क्रॉप लाइक जूट, कॉटन, टी, इनके प्रोडक्शन में कोई बढ़ाव नहीं देखा गया। अनइवन स्प्रेड, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, यहाँ पर ही वीट और राइस की क्रॉप का इंक्रीजमेंट देखा गया, लेकिन जो हमारा ईस्टर्न यूपी था, बिहार था, मध्य प्रदेश था, यहाँ पर उसका कोई इम्फेक्ट नहीं रहा। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, देखो मैंने आपको बताया था एक यील्ड होती है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वो सीड्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है और उस यील्ड को जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे अच्छे फार्मर हैं, जिनके पास पैसा रहता है, सिर्फ वही खरीद सकते हैं। तो अब जो पॉपुलेशन है फार्मिंग की वो लिमिटेड रहेगी, भाई जिसके पास पैसा है वो उसे कर सकता है और ग्रीन रेवोल्यूशन में ज्वाइन हो सकता है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमिक थी वो डिवाइड हो गई। अब हमारे पास दो तरीके के फार्मर्स आ गए, एक फार्मर हमारा रिच फार्मर और एक फार्मर हमारा पुअर फार्मर। तो आपसे लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है कि डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन।
इसका आंसर लिखा है यस इज एन ऑब्वियस आंसर. इट इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट द गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैव स्टार्टेड श्रिंकिंग. दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू व्हेन द गेन आर व्यू इन रिलेशन टू अवर नीड्स एंड रिलेशन टू व्हाट अदर कंट्री हैव अचीव. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वो प्रूव द नीड फॉर येट अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर. हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है और ये सारे पॉइंट हैं जो हमें बता दें कि हाँ हमें ग्रीन रेवोल्यूशन दोबारा होना चाहिए. सबसे पहला, अवर प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड आर एक्सट्रीमली लो कंपेयर टू अदर नेशन. दूसरे नेशन के मुकाबले जो हमारा प्रोडक्टिविटी है स्टैंडर्ड वो काफ़ी ज़्यादा लो है. अवर फूड गेन स्टॉक आर द पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी. जो हमारा फूड गेन है वो मोस्टली अनसर्टेन रहता है, पता ही नहीं रहता आज कितने का सेल होगा, कल कितने का सेल होगा. मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस अनसर्टेनिटी ऑफ द वेदर. बहुत सारे हमारे फार्मर्स हैं जो वेदर की अनसर्टेनिटी पे काम कर रहे हैं. द फार्मर कंटिन्यू टू बी एक्सपोज टू अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट. और लोन वेवर्स आर बिकमिंग अ रिकरिंग कंपल्सरी. लोन वेवर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ से जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो पैसे उठाते हैं. तो आज की वीडियो में ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे हमारा चैप्टर 4 स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. यानी कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद कर दिया, ऑक्यूपेशनल सेक्टर बर्बाद कर दिया. तो इन सेक्टरों को ठीक कैसे करा गया वो सब पढ़ रहे हैं. आई होप आपको 3rd चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा. फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. मैं